हेलो, मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे जो हमारा बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो चैप्टर चला हुआ है ना, पांचवा और छठा अध्याय जो चला हुआ है हमारा हिंदी में। तो आज हम बात करेंगे शब्द क्या होते हैं, शब्दों के भेद क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद क्या होते हैं, शब्द का जो महत्व है वो क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे रचना कैसे होती है शब्दों की, और जो शब्द रचना है उसके कितने प्रकार है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि शब्द क्या है। अब देखो, जो हमारे वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसके समुदाय को ही हम शब्द बोल सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई वर्ण है, एक या दो से अधिक हमने वर्ण लिए और उसको जैसे हमने मिलाया, ठीक है, दो वर्णों के मेल को हम शब्द कह सकते हैं। मानो कि आपने ए लिखा, फिर आपने लिखा बै, तो ये दो वर्ण है, आपने इन दोनों को लिखा तो हो गया ए बै अब। ठीक है, अब ये शब्द बन गया। अब दूसरी बात करें, जैसे कि हमने बात की अक्षर और फिर आपकी बात की वर्ण की, तो चाहे आप अक्षर की बात कर लो, अक्षर भी आपका वर्ण ही होता है। तो आपने कै कह दिया, सबसे पहले आपने अक्षर लिखा कै, फिर आपने लिखा बै, कै बै कब। तो इसमें क्या हुआ, ये आपके जो समुदाय आपने बनाया, जो उनका मेल किया वर्णों का, इससे ही आपके शब्द बन गए। ठीक है, और शब्दों का महत्व क्या होता है, शब्दों का महत्व देखो क्या होता है। मतलब आप मान के चलो, जब हमने पढ़ा था ना अभिव्यक्ति क्या है, अभि का मतलब होता है जब हम खुद खुद की बात करते हैं, व्यक्ति मीन्स होता है, अभिव्यक्ति मीन्स होता है जब हम अपने विचारों को दूसरे को बताते हैं। चाहे तो आप लिखित रूप में बता रहे हो, गद्य लिख रहे हो, गद्य का मतलब हो रहा है आप कहानी लिख रहे हो, उपन्यास लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें गद्य में। लेकिन जब आप बात करते हो पद की, तो आपने कोई कविता लिख दिया, आपने कोई सॉन्ग लिख दिया, गीत लिख दिया, तो ये आप में पद में आ जाएगा। ठीक है, भले ही आप उसको लिखित रूप में लिख रहे हो या फिर आप मौखिक रूप में, मतलब कि आप सुना रहे हो किसी गीत के माध्यम से, या फिर आपने कोई भाषण दिया स्कूल में या फिर कहीं पर भी, और अब आप अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हो। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था अभिव्यक्ति में। तो जो आपके शब्द है, मान के चलो आपके पास शब्द ही नहीं है, तो आप कैसे अभिव्यक्ति कर पाओगे, आप कैसे लिख पाओगे कुछ, या फिर आप कैसे बोलकर किसी को कुछ बता पाओगे। क्योंकि आपके पास जब शब्द नहीं होंगे तो शब्दों के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। इसलिए कहा जाता है कि जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपके वाक्य होते हैं, क्योंकि वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों से। ठीक है, शब्दों से आपके वाक्य बनेंगे। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये पूरा पूरा वाक्य है, और ये बना कहाँ से, शब्दों से बना है। और शब्द कहाँ से बने, वर्ण से बने हैं आपके, वर्ण हो या फिर आपका अक्षर हो, तो ये सब आपके शब्द बने हैं उससे। ठीक है, तो इसका यही महत्व है कि आप शब्दों के बिना कुछ कर नहीं सकते। मतलब ना तो आप लिख सकते ना आप बोल सकते, जब आपके पास जब तक शब्द नहीं होंगे। तो ऐसे ही मान के चलो आपके पास वर्ण है लेकिन आपके पास शब्द नहीं है, आपको पता नहीं कैसे वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। इवन हम कह सकते हैं जो लेखक होते हैं, जो गद्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, उनकी तो आत्मा होती है शब्द, क्योंकि शब्दों से ही लिखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। अब मान के चलो आपने कोई कहानी पढ़ी, अब जिसने वो कहानी लिखी उसकी भावनाएं कैसी रही होगी इस कहानी को लिखने के पीछे, तो आप उसको पढ़कर ही जान पा रहे, क्योंकि उसने कुछ शब्द लिखे हैं, जो शब्द आप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखक की आत्मा है। इसलिए कहते हैं कि जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वो आपके वाक्य है, और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी ध्वनि, मतलब कि आवाज, उच्चारण, जो आप बोलते हो, जो आप जब आप बोलते हो कुछ मौखिक रूप में, तो जो आवाज आती है, शब्दों की आवाज आती है, उसको ही आप कह सकते हो सबसे छोटी इकाई भाषा की। अब ये तो हो गया महत्व। अब हमें जानना है कि शब्दों के भेद क्या होते हैं। अब देखो, वैसे मान के चलो तो शब्द होते हैं आपके वर्णात्मक और दूसरे होते हैं आपके ध्वनित्मक, धव्यानात्मक। ओके, धव्यानात्मक। तो इसमें देखो वर्णात्मक में क्या होगा, अगर आप किसी दृश्य का, किसी अनुभूति का, किसी अनुभव को आप व्यक्त करते हो, चाहे आप लिखकर कर रहे हो या फिर आप मौखिक रूप में कर रहे हो, किसी चीज को बताना, चाहे लिखकर या फिर बोलकर, उसको कहेंगे हम वर्णात्मक शब्द। क्योंकि आप कुछ बता रहे हो, आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हो, चाहे तो आप किसी तस्वीर का, दृश्य का, अपनी अनुभूति का, आपको कैसा महसूस हो रहा है, या फिर अपने अनुभवों का। ठीक है, दूसरी आती है आपकी धवनात्मक। धवनात्मक में क्या होता है, जो भी आप किसी आवाज को शब्द देते हो वही होगी आपकी धवनात्मक। इसका मतलब हो गया, मान के चलो बारिश हो रही है, ठीक है, अब जो वो बारिश हो रही है, जब बारिश धरती पे गिर रही है, आपको जो आवाज आ रही है, उस आवाज को जो आपने नाम दिया वही हो जाएगी आपके धवनात्मक शब्द। मान के चलो आपने कहा कि बारिश कैसे गिरती है, छम छम, जो आपने कहा ना छम छम, है ना, मतलब कि जो बारिश गिरती है उसकी आवाज को आपने कहा छम छम, कि जब बारिश गिरेगी तो वो छम 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 करती है। तो उसका मतलब क्या होगा, आपने उस आवाज को एक शब्द दिया, इसलिए इस शब्द को कहेंगे आप धवनात्मक शब्द। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्रकार। लेकिन अगर आप बात करो अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं।
उसमें भी आपके दो ही हो गए। सबसे पहले हो गया आपका सार्थक, उसके बाद हो गया आपका निरर्थक। जब हम बात करते हैं सार्थक शब्दों की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, जब आप किसी वर्णों को मिलाते हो, अक्षर को और वर्णों को मिलाते हो, जो आप शब्द बनाते हो, अगर उनका कोई अर्थ है, अगर उनका सच में ही कोई अर्थ है, तो वो हो जाएंगे आपके सार्थक शब्द। लेकिन अगर आपने कोई शब्द बनाया, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो आपके शब्द हो जाएंगे निरर्थक। ठीक है, तो अगर हम अर्थ के आधार पे देखें तो हमारे कितने भेद हो गए? दो, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मीन्स अगर उन शब्दों का कुछ मतलब है, निरर्थक मीन्स अगर उनका कोई मतलब नहीं है। अगर हमने पहले देखी नॉर्मली कि इसके भेद कितने होते हैं शब्दों के, दो हो गए। वर्णात्मक, चाहे आप लिखकर कुछ बता रहे हो या फिर बोलकर कुछ बता रहे हो, आप किसी चीज के बारे में बता रहे होगे, ये हो गए आपके वर्णात्मक शब्द। एक होता है आपका ध्वन्यात्मक। ठीक है, ध्वन्यात्मक में क्या होता है? जब आप किसी आवाज को कोई शब्द देते हो, कि आप कह सकते हो कि मतलब कि जो कौवा है कैसे बोलता है? काव काव। तो आपने उसकी आवाज को नाम दिया काव काव। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जो उसकी आवाज है, जैसे वो बोलता है काव काव। तो जो आपने शब्द दिए ये हो गए आपके ध्वन्यात्मक शब्द। तो ये था आपका। अब हम बात करते हैं वो जो शब्द होते हैं उनकी रचना कैसे होती है। देखो, जब हम शब्दों की रचना करते हैं ना, तो इसमें ऐसा होता है, क्या तो आप मात्राओं में परिवर्तन करोगे, बदलाव करोगे, या फिर आप वर्णों में ही बदलाव करोगे। मान के चलो कि आपने कहा कै बै कब। ठीक है, अब आपने कहा कै ले कल, मतलब कि आपने बै को हटाया, ले अना दिया, तो उसमें क्या हो गया? आपने वर्णों को परिवर्तन किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया कल, वो था आपका कब। अब ऐसे ही आप शब्दों की रचना करते हो। अब आप मान के चलो जैसे कि उपसर्ग होते हैं हमारे। उपसर्ग का मतलब होता है जब आप किसी चीज में पहले में कुछ मिलाते हो। मान के चलो जैसे आपने कहा, आप कह सकते हो यहाँ पे, चलो मान के चलो आपने लिखा कार। ठीक है, कार से पहले आपने लिख दिया उपकार। तो ये जो शब्द है जो आपने इसमें जोड़ा, कार से पहले आपने उप को जोड़ा, इसके बाद ये बना उपकार। ठीक है, तो उसका मतलब भी अलग हो गया। जैसे आपने उप को जोड़ा, उपसर्ग जुड़ गया इसमें, तो ये हो गया आपका उपकार। ऐसे आपका प्रत्यय होता है। प्रत्यय में क्या होता है? जो भी आप पीछे जोड़ते हो किसी भी शब्द के। मान के चलो अन्नू लिखा हुआ है, आपने उसमें जोड़ दिया भव, अनुभव। अब ये बन गया अनुभव। तो उसमें क्या हुआ? जो जैसे आपने प्रत्यय को जोड़ा, उसके पीछे कोई वर्णों को जोड़ा या फिर किसी शब्द को जोड़ा, किसी अक्षर को जोड़ा, तो उसका मतलब भी बदल गया और पूरा का पूरा शब्द ही बदल गया। तो ऐसे आपकी शब्दों की रचना होती है। इवन जब आप संधि करते हो तब भी शब्दों की रचना होती है। और जब आप समास से भी शब्दों की रचना होती है। तो ये 3-4 प्रकार होते हैं शब्दों की रचना करने के लिए। एक तो हो गया आपका उपसर्ग, जब आप सबसे पहले कुछ जोड़ोगे, जैसे कि आपने कार में जोड़ दिया उपकार। ऐसे आपका प्रत्यय, जब आप पीछे कुछ जोड़ोगे, मतलब कि बाद में आपने अन्नु लिखा हुआ था, आपने भव जोड़ दिया, अनुभव बन गया। फिर आपके संधि से भी शब्दों की रचना होती है, फिर आपके समास से भी शब्दों की रचना होती है।